और एक शॉकिंग मिनिस्टर, डांस पार्टीज अटेंड करने वाला मिनिस्टर जो मेरे से पहले था, उनको अगर कोकेन की जरूरत पड़ती है पार्टीज के लिए तो एक थाने की जिम्मेदारी है 2 किलो कोकेन उनको हर महीने सप्लाई करने के लिए। मैं चैलेंज आप भाइयों को करता हूं, मेरी बातों पे यकीन कोई न करे, रिकॉर्ड चेक करें जाके। सेम डे मेरी मिनिस्ट्री के गालिबन 4th डे या 5th डे की डेट का लेटर हर थाने में कराची में मौजूद होगा। मैंने एक ऑर्डर निकाला इन राइटिंग, सब थानों में भिजवाया कि आज के बाद मेरे लिए या मेरे नाम से किसी ने किसी को एक चाय की प्याली भी पिलाई, मैं उसको पनिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो नौकरी से निकाल दिया जाए। मैंने इस तरह अपनी मिनिस्ट्री का इब्तिदा की। मैं चैलेंज करता हूं दोबारा, खुसूसन मेरे से पहले 2 बहुत पावरफुल मिनिस्टर्स को जो इन भाई लोगों के हैं। एक शेर व शायरी करके अपने ऐब छुपा लेता है, दूसरा बेंटली में या रोल्स रॉयस में घूम के अपने ऐब छुपा लेता है। जिसके पास होंडा 50 थी आज रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज का बेटा था, हूं और मरते दम तक रहूंगा। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया था। मेरे लौट के कहते हैं कि भत्ताखोर कब्जे करता है, अगवा बराए तावान करता है। मैं जो था, जो हूं, वो पूरी दुनिया के सामने आया है। मेरा खानदान सामने है, मेरे वालिदैन सामने है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके वालिदैन क्या थे? आप लोगों के पास क्या था? कहां रहते थे आप? अब कहां रहते हैं? वो खुदा अपने हैवी मैंडेट को कम से कम बताएं, मुझे ना बताएं। घरों के खर्च, अखराजात, दफ्तरों के अखराजात और सबसे बड़ी बात है कि अपनी पार्टी के दफातर के भी चाय पानी के अखराजात थानों की जिम्मेदारी थी। मैं आप लोगों को ज्यादा एम्बेरस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि यहां ऐसी आंखें मुझे नजर आ रही हैं, अगर मैं ये कुरान शरीफ सर्कुलेट करूं तो 80% लोग कुरान शरीफ पे ये कसम खा लेंगे कि मेरे से पहले थाने नीलाम होते थे, बोलियां लगती थी थानों की। कौन बोलियां लगाता था, पैसा कहां जाता था, आप लोगों से कोई ढका छुपा नहीं है। मिनिस्टर की लेवल पे, मिनिस्टर की ऑफिस और चैम्बर में बोलियां लगती थी। मैं चैलेंज करता हूं आप सबको, पूरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, पूरे कराची के शहरियों को, मेरे लिए, मैं दूसरे का जिम्मेदार नहीं हूं। इतनी बड़ी फोर्स, 100 थाने, हर किसी को मैं अंडर माइक्रोस्कोप नहीं रख सकता। जितने मेरे टाइम में सस्पेंड हुए, रिवर्ट हुए और मैंने निकाल दिए और फिर पोस्टिंग नहीं दी, उसका हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं मिलता। मैं बेच रहा होता, मैं पैसे ले रहा होता तो मेरे में निकालने की हिम्मत नहीं होती। आप बाशऊर माशरे की बरादरी हैं, आपका काम ही लोगों के दुख और दर्द हाईलाइट करने हैं। आप हमारे को गाइड करते हैं एट टाइम्स, हम आप लोगों से इंफॉर्मेशन दी से आगे चलते हैं और कामयाबी की तरफ हमारा होता है टारगेट कामयाबी। आप प्लीज ये इन्वेस्टिगेट करें कि मेरे दौर में मैंने कितने थाने नीलाम किए, मुझे प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे औलाद को पता होना चाहिए कि मैंने उनके पेट में कितना हराम और कितना हलाल मैंने उन्हें खिलाया है। काम की जहां तक बात है, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। पहले पुलिस से लिया जाता था, मैंने टेबल्स टर्न की,
मैं एक अच्छी लेगेसी पीछे छोड़ के जाना चाहता था, क्योंकि मैं इंसानियत में बिलीव करता हूं। इंसान को फ्री माशरे में रहने का उसका वो बुनियादी राइट है, मैं वो राइट उनको देना चाहता था। मुझे पता था कि पुलिस की तनख्वाहें कम है, वो गवर्नमेंट का खाता तनख्वाहें बढ़ाई, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करवा दी। इनाम मतलब जो शहीद होता था 3 लाख मिलते थे, मैं 20 लाख में वो फिगर ले गया, प्लॉट नौकरी वो सब वो मेरे फराइज में शामिल था। लेकिन एक चीज मेरे फराइज में शामिल नहीं थी, उस चीज पे मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का, मेरे घर वालों का सिर्फ उनका राइट था, मेरे जाती पैसों पे। मैंने अपने चंद मुखैर दोस्त, मेरे क्लोज दोस्त, मेरे रिश्तेदार, उनकी मदद लेके मैंने पुलिस को इन 3.5 साल में इनाम की सूरत में तकरीबन 3 करोड़ रुपया मैंने कैश बांटा है अपनी जेब से। यह आप लोग इन्वेस्टिगेट करें। टॉप क्लास हमारे ईमानदार जो आप समझते हैं उनसे आप स्टार्ट करें, डीआईजी से स्टार्ट करें, आईजी से स्टार्ट करें, हर किसी के पास जाए, आप बताएं कि वो आपको क्या कहते हैं कि मैं जेब से इनामात देता रहा और इतने मैंने इनामात दिए या नहीं दिए। कोई भी अच्छा काम करता था, कोई टारगेट किलर पकड़ लेता था, कोई डेकॉइट रेपिस्ट को मार देता था, मैं अपने जेब से 5 या 10 लाख उसको निकाल के मैं देता था। वो मैं कहीं से भी पूरी करूं, मैं दोस्तों से करूं, मैं रिश्तेदारों से करूं, या अपने जाती मैं जरिया माश जो मेरा है मैं वहां से पूरी करूं। लेकिन मैंने पुलिस को 3 करोड़ रुपया दिया। किडनैपिंग फॉर रैंसम बहुत बड़ा हमारे लिए मसला था। जब मैंने चार्ज ली तो उस दिन किडनैपिंग 70+ सिंध के किडनैप्ड लोग थे। जिस दिन मैंने चार्ज छोड़ी पूरे सिंध में 17 किडनैप्ड लोग थे। लेकिन अहमद चुनाव से पूछेंगे, सीपीएलसी चीफ से, तो वो आपको नंबर झूठे सच्चे बड़े बड़े बताएगा, नाम उल्टे सीधे बहुत बताएगा। पाकिस्तान की ये सीपीएलसी की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था कि ये पहला सीपीएलसी चीफ है जिसके क्रेडेंशियल्स नाकाफी होते हुए मैंने उसको सियासी समझ के मैंने मुखालफत की, और मैं नहीं चाहता था कि अहमद चुनाव सीपीएलसी चीफ हो। गवर्नर साहब के अपने रिक्वायरमेंट के तहत सीपीएलसी चीफ अहमद चुनाव जरूरी था। गवर्नर ने जोर डाला, लंदन से फोने आई, इस्लामाबाद, इधर उधर हर जगह बात हुई, और मुझे उसको सीपीएलसी चीफ बनाना पड़ा, जो कि मैंने 4 साल का टेन्योर होता है हर सीपीएलसी चीफ का। ये पहले सीपीएलसी चीफ है जिनका 1 साल का टेन्योर था, मैंने उनको 1 साल दिया। तो नंबर्स चेंज करना, मैंने कुरान पे हाथ रख के बताया है कि क्या पोजीशन थी। किडनैप लोगों को छुड़ाने के लिए एक तालिबान, एक यहां के बड़े बिजनेसमैन को जो सबसे बड़ा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है सतीश आनंद, उसको किडनैप करके ले गए। हमने बहुत कोशिश की, हम लगे रहे। शरफुद्दीन मेमन सीपीएलसी चीफ थे, वो उनकी सतीश आनंद की बेटी के साथ शरफुद्दीन मेमन साहब खुद गए, पॉल कॉन्टिनेंटल पिंडी में जाके रहे। उनका तालिबान से कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ। मिडलमैन जो था वो आया, 1 करोड़ रुपए लेके गया। कुछ घंटों के बाद वो करोड़ रुपए वापस लेके आया कि हमें तो लोगों ने कहा है कि सतीश आनंद की शक्ल देखने के लिए उनकी फैमिली 5 करोड़ दे सकती है, तुम 1 करोड़ में कैसे उसको वापस कर रहे हो। तो अब ये सौदा नहीं होगा, बाद में बात होगी। वो ईमानदारी से 1 करोड़ रुपया उनको होटल में वापस कर गया। उन्होंने फौरन, क्योंकि होम मिनिस्टर मैं था, मैं ओवरसी कर रहा था ये सारा ऑपरेशन, मुझे उन्होंने ये बैड न्यूज दी। मुझे परेशानी हुई क्योंकि उनके घर वाले, उनकी मां सतीश की, उनकी वाइफ सख्त परेशान थी। तो मैंने
उनको कहा कि आप कांटेक्ट अपना इनसे खत्म न करें, स्टैब्लिश रखें और बार्गेनिंग करें। वो फिर 5 करोड़ से दोबारा शुरू हुए। ओरिजिनली पहले वो 25 करोड़ से शुरू हुए थे। 5 करोड़ से दोबारा वो शुरू हुए और बार्गेनिंग चलती रही। फाइनली आके बात ठहरी कि 1.5 करोड़ रुपया हमें दें तो हम सतीश आनंद आपको वापस करते हैं। मुझे शरफुद्दीन ने आके नेक्स्ट डे बताया कि वो अब 1.5 करोड़ में आगे हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो बेचारी बच्चियां, उनकी वाइफ परेशान है, लोग उनके जो देने वाले पैसे थे वो नहीं दे रहे, खा गए हैं। लाहौर का उनका ऑफिस जो डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा वहां डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो मतलब है उनके प्रॉब्लम्स हैं। तो आप वो 50 लाख रुपए और करने के लिए हफ्ता 10 दिन दरकार है। तो शायद हफ्ते के बाद जब वो 50 लाख कर लेंगे तो हम ले आएंगे। मेरी गवर्नमेंट का बैड नेम मेरी गवर्नमेंट को मिल रहा था क्योंकि 4 महीने से वो किडनैप था। मासूम बच्चियों की शक्ल में मुझे अपनी बच्चियां नजर आती थी। उनकी वाइफ परेशान थी, उनकी मां परेशान थी, पूरा घर परेशान था, कोई खाना नहीं खा रहा था, किसी को नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा अब इनकी एगनी हफ्ता चलेगी और वो सिर्फ पैसे की खातिर, 50 लाख की खातिर। मैंने अपने घर से एक बैग में 50 लाख रुपए कैश डाल के मैंने शरफुद्दीन मेमन को अपने घर बुला के मैंने कहा ये 50 लाख रुपए लो, 1.5 करोड़ रुपया पूरा करो, सुबह फ्लाइट करके और उनकी बेटी के साथ आप पिंडी चले जाओ और सतीश को ले आओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 दिन में कामयाब हुए और सतीश आनंद आज कराची में जिंदगी खुशी से अपने बीवी बच्चों और अपनी मां के साथ गुजार रहा है। ये मैंने जो नाम लिया है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अलाइव है, कराची में है, आप लोग जाके उनसे पूछ सकते हैं। तो मेरा रोल एज मिनिस्टर 18 घंटे में काम करता था। लोग तरह तरह की बातें मेरे लिए फेसबुक पे, मेरे लिए पता नहीं अपने नए चैनल्स निकाल के, अपने नई सिस्टम्स अख्तियार करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। मुझे मेरे और मेरी पार्टी का नाम खराब करने की कोशिश की गई। मैं रिलीजियसली, ईमानदारी से अपने फराइज अंजाम देता रहा। मेरे बैक ऑफ माइंड में सिर्फ एक बात आती थी कि ये हुकूमत हमें बीबी के खून के सदके में मिली है, वरना शायद नहीं मिलती। आज मैं अगर मिनिस्टर हूं तो बीबी के खून के सदके की वजह से हूं। और बीबी ने अपनी जान का नजराना मुझे मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं दिया था। पार्टी को इक्तदार में लाके मजलूम इंसानियत की खिदमत करना, लोगों के दुख दर्द खत्म करना, भूखे पेट वाले को 2 वक्त की इज्जत से रोटी नसीब करने के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया और हमें हुकूमत नसीब हुई। तो मैं समझता था कि अगर मैं 1 मिनट भी जाया करूंगा तो शायद मैं बीबी के खून से सच्चा नहीं हूं। ये मेरे पीछे ड्राइविंग फोर्स था, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। बहुत सी तरह तरह की बातें। जब मैं छुट्टी पे गया मुझे अमेरिका फोन आना शुरू है कि यहां र्यूमर यह है कि आप अपने दोस्त प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के पैसे खा के भाग गए। मुझे उन कम सोच, घटिया सोच के लोगों पे सिर्फ हंसी आती थी और मैं कुछ नहीं कहता था। और आज भी मैं उन्हें यही कहूंगा कि आपके इस प्रोपेगेंडा से काला सफेद नहीं हो सकता, सफेद काला नहीं हो सकता। तो मुझे खुदा में, खुदा की खुदाई में, खुदा के अशरफुल मखलूकात जो इंसान है उनके ज़हनों पे, उनके फैसलों पे, उनके बाजुओं पे मुझे यकीन है कि वो दुश्मनों का काला मुंह करेंगे, इंसानियत की फतह होगी, जालिमों की हार होगी, कातलों की हार होगी, लुटेरों की हार होगी, रेपिस्ट लोगों की हार होगी, मजलूम जो मकतूल है उसकी फतह होगी, मजलूम इंसानियत की फतह होगी। अब आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। कर दे, खुदा का वास्ता है, सुकून से करें। आप लोग थक जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। सबूत लाए थे आप, फोटो मीडिया को दिखाए, इस्तीफे की खबरें तो सबसे पहले दे दी है।
आप बोल रहे थे डॉक्यूमेंट्री, आप क्या देखना चाहते हैं? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाएं। कौन से? हाँ बताओ ना। आपने कहा ना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाएं, जो आर्मी चीफ को दिखाने, सबको दिखाने वो डॉक्यूमेंट्री आवाम को दिखाएं। इधर आइए, कुरान शरीफ के साथ आके बैठे। आए, आपने हिम्मत अगर है सच बोलने की तो बैठो मेरे साथ। नहीं, डोंट प्ले टू द कैमरा, डोंट प्ले। और किसी की ख्वाहिशात पे मुझे यहाँ रिडिक्यूल करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जान पे खेल के यहाँ आया हूँ, मैं खेल रहा हूँ, समझे? मेरे पास डॉक्यूमेंट कितने देखना चाहते हो? हिम्मत करके देखने की तो हिम्मत करो ना। नहीं मारेंगे आपको, नहीं मार सकता कोई भी। हिम्मत करो, मत करो धर्म से। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। आप कुरान पे हाथ रख के डॉक्यूमेंट देखो, पढ़ो और सबको बताओ कि आपने क्या देखा। आओ, मैं सारी दुनिया को नहीं दिखा सकता हूं। मुझे सिंधी नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट पढ़ने वाला। चलो, मुझे उर्दू स्पीकिंग चाहिए। जरा कोई उर्दू स्पीकिंग। आप मेरी बच्ची बहन जरा आप झंडा दिखा दें। मेरा कसूर यह था कि मैं बदमाशों, स्मगलरों और फत्ताखोरों के खिलाफ में झुका नहीं। निसार पवार को आप सब जानते होंगे, मंगी को भी आप सब जानते होंगे। सुना हुआ है ना? पकड़ना दो। ये इश्तियाक पुलिस वाले की ज्वाइंट इंट्रोगेशन रिपोर्ट है। अभी क्लोज आपको क्या नजर इसमें आ गया? ये उसका नाम लिखा हुआ है, ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन है उसकी। जब मैं ज्वाइंट इंट्रोगेशन की बात करता हूं तो मुझे क्या कहा जाता है कि मेजर कलीम की भी ज्वाइंट इंट्रोगेशन हुई थी, हमारा बंदा तो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। केस गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने आपका बंदा छोड़ दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आपके बंदे को फांसी भी लगाई हुई है, जिसका नाम है सौलत मिर्जा, जो आप लोगों के लिए गैंग को लूट करता है साउथ अफ्रीका से, कराची से और लंदन से, जेल में बैठे हुए। वो भी, उसको क्या फांसी की सजा नहीं है? उसका क्या ब्याह करने के लिए उसको जेल रखा हुआ? उसको फांसी की सजा है। जो मैंने ट्रांसफर किए थे उसमें 10 तकरीबन 9 या 10 ऐसे लोग हैं, मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, जिनको फांसी की सजा हुई नहीं है और वो जेलों में पड़े हैं। और बाकी जो 10 मैंने ट्रांसफर किए थे वो सब उम्र कैद वाले थे। उम्र कैद छोले बेचने की वजह से मिलती है, या रेवड़ियां बांटने वाले को उम्र कैद मिलती है, या फांसी की सजा मिलती है? कौन कहता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा इतना गैरत हिम्मत रखता है। मैं सिंध का बेटा हूं, मैं सिंधी हूं, इसलिए मैं ये गैरत रखता हूं कि मैं अल्ताफ हुसैन को क्लियर कहता हूं, अल्ताफ हुसैन की पार्टी को मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता हूं। और मैंने हर कैबिनेट में यह बात कही है कि ऑर्डर लंदन से आता है और लंदन से ऑर्डर विड्रॉ करता है तो किलिंग बंद हो जाती है, जिसकी मिसाल मैंने तकरीर करने के दूसरे दिन पे है। दुकानें भी 1 मिनट में खुल गई, किलिंग भी 1 मिनट में खत्म हो गई। 15 बंदे किस माशरे में, किस इंसानियत वाले जगह पे किसी स्टेटमेंट का, किसी तकरीर का यह जवाब होता है कि 15 लोग सड़कों में मार दिए जाए इनोसेंट, जिसका मेरे से कोई वास्ता नहीं है? अगर मारना था, मेरे मामे चाचे मेरी फैमिली का बंदा मारते, हम कहते गुस्से में है, रिएक्शन में मारा है। उस रेडी वाले का क्या कसूर था जो लियाकताबाद में मारा गया? उस गरीब कचरा चुनने वाले का क्या कसूर था जो नाजमाबाद में मारा गया? 15 लोग, कोई टैक्सी वाला, कोई बस वाला, गरीब इंसान जो रोटी कमाने निकले थे अपने भूखे बच्चों के लिए, आप लोगों ने वो मारे। और कसूर क्या बनेगा? मैंने एक बार स्टेटमेंट दी थी, गाली मैंने नहीं दी थी। भूखा नंगा कैफियत है, गाली नहीं है। हम अपने बच्चों को कहते हैं
नंगे क्यों घूम रहे हो, चड्डी पहन के आओ। क्या हम उसको माफी गाली दे रहे हैं ये कह के? बच्चों को हम कहते हैं भूखे हो, खाना खा लो, खाना नहीं खाओगे बाहर नहीं जाने देंगे। क्या हम अपने बच्चों को गाली दे रहे होते? मैं ये सवाल सबसे कर रहा हूं, जो भी ये टेलीविजन देख रहा है, जो भी इंसान पूरी दुनिया में ये देख रहे हैं, खुदा आज फैसला करें कि क्या पाप का किसी बात की भी सजा जनरल पब्लिक को 15 जनाजे बेच के दी जाती है? ये इश्तियाक पुलिस वाले की इंट्रोगेशन है। हाँ, उन्हें पेटी सूर खबर थे ना। फिर ये मैं ऐसे लाया था डेट वाइज जो किलिंग मेरे अदवार में जो हुई, ये सारी तो नहीं है रिकॉर्ड, लेकिन कुछ माह का मुझे हाथ आया, वो मैं ले आया। इससे आप देख सकते हैं कि कौन किसको मार रहा है। अगर कराची में दिन में 105 डेड बॉडीज गिराई जाती हैं, चाहे वो हमारे दोस्त, मेरे नाजर जी भाई के मर्डर पे, एमपीए का मर्डर होता है, 20 मिनट के अंदर मैं गवर्नर को फोन करके बताता हूं कि एक इंट्रोगेशन में एक इस्लामी जमात जो कालादम तंजीम का एक हमारा बंदा पकड़ा, उसने हमें बताया था कि ये अटेम्प्ट होगी, और हमने इस वजह से प्रोटेक्शन भी दिया था, पुलिस भी दी हुई थी। तो खुदा कराची पर रहम करे, लेकिन आपने देखा 50 पता नहीं 100 इनोसेंट लोग मार दिए गए रिएक्शन में। इमरान फारूक मरून, अब तो मैं उसको शहीद कह रहा हूं 2 दिन से। खुदा उसके खानदान की, उसकी बीवी की, बेगम की, जो हमारी बहन है, उनकी तमन्ना पूरी करे कि कातिल का क्लियर चेहरा पूरी पाकिस्तान की आवाम देख सके और वो फैमिली देख सके। वली बाबा मेरे जियो के दोस्त बड़े मेरे पे खफा थे, रोज दिखाते थे, 13 दिन गुजर गए, 13 वादा क्या हुआ, गाना लगा दिया और कहा था कि कातिल को पकड़ोगे। मैं अपने सब चीजें बर्दाश्त करके मैं अपने काम से लगा हुआ था। जिस दिन मैं अमेरिका जा रहा था, फ्लाइट में मैंने एक अपने दोस्त, उसको मैंने पूरी जीआईटी रिपोर्ट्स दी उन कातिलों की जो सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम के लड़के थे, हैं और वो रहेंगे। कातिल वली बाबर के एमक्यूएम है। एक बंदा उसमें मैंने आपको बताया मिशन में, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। ये वली बाबर के कातिलों की ज्वाइंट इंट्रोगेशन है। सैयद मोहम्मद अली रिजवी, मोहम्मद शकील, फैसल महमूद, मोहम्मद शाहरुख और सैयद ताहिर नवीद, जिसको शायद उसका निकनेम है अंडरवर्ल्ड में, किलर वर्ल्ड में पोल्का के नाम से मशहूर है। लियाकत एक रह गया है, इंशाअल्लाह वो भी कानून से ज्यादा टाइम भाग नहीं सकेगा। सवाल है, ये बताइए, आपने तो रेजिग्नेशन दे दिया है, क्या डॉक्टर फहमीदा मिर्जा भी रिजाइन कर रही है? फहमीदा मिर्जा साहबा यकीनन मेरी बेगम साहबा हैं, लेकिन वो हमेशा पॉलिटिकल डिसीजंस में मेरी रहनुमाई करती रही हैं, मुझे गाइड करती रही हैं। मेरे मुश्किल टाइम में घर, कारोबार, जमींदारी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर चीज उन्होंने बहुत बहादुरी से, बहुत इज्जत से वो चीजें संभाली, मुझे भी संभाला। जब
वो मेरी रहनुमाई कर सकती हैं, तो अपना हक का फैसला वो खुद कर सकती हैं। मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी छोड़ नहीं रहा। आसिफ जरदारी साहब से मैं रिश्तेदारी जो मेरी प्यार, मोहब्बत, सच्चाई, गैरत की और बहादुरी की है वो खत्म नहीं कर सकता। वो मेरा ख्याल है आज के बाद और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि उसको एक डिफरेंट जुल्फिकार मिर्जा आज नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब ये सवाल है, आप इमरान फारूक कत्ल में बात करते हैं, डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में जो आप कह रहे हैं कि जल्द वो कौन होंगे, और दूसरा जो ये ब्लास्ट हुए थे 10 मुहर्रम पे हुआ था, उसके बाद रहमान मलिक साहब इधर काम करते रहे, तो आप किन किन को कराची के कत्लेआम में मुलविस करार देते अगर मजमूई और बात? अनफॉर्चुनेटली 10 मुहर्रम की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसका रुख अकबर भाई की इंट्रोगेशन के बाद मेरी नजर में उसका रुख बदल गया। जिन लाइन्स पे हम इंट्रोगेशन कर रहे थे या हम वो फॉलो कर रहे थे लाइन्स, अकबर भाई की वीडियो रिकॉर्डेड जो उसमें आखिरी सेंटेंस वो कहता है कि हमें हमारी पार्टी वालों ने कहा कि 10 मुहर्रम में फला जगह कुछ होगा। ये नहीं कहा कि बॉम्ब ब्लास्ट होगा या बर्फ की सील आपके ऊपर फेंकी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ होगा, उसके बाद आपने लूटपाट और आगे लगानी है। ये उसका वीडियो रिकॉर्डेड है, जो भी देखना चाहे हम उसको कॉपी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। रहमान मलिक है दुश्मन है और सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इस वक्त रहमान मलिक है। क्या आईनी तरीका आप इख्तियार करेंगे रहमान मलिक के खिलाफ? मैं समझता हूं कि आज के बाद रहमान मलिक की जो यूटिलिटी है, जिसकी वजह से वो हम पे थोपे गए हैं, वो आज के बाद उनका तमाशा खत्म हो जाएगा। अच्छा, जरूरत नहीं रहेगी। कमेटी के उससे भी पार्टी लीडरशिप का आपको रब्ता हुआ है सुप्रीम कोर्ट में पेश टारगेट किलिंग के बारे में कैसा है? आप दुआ तो गया तो खुदा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के एतरी हिम्मत दे जो वो मुख्य कोर्ट में सदे आई पेशेंटली बुझे। आप हर शय के करेंगे, आप जजेस जो रोल के भी करेंगे, चाहे कंटेंट होते थे, आप जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो भी रोल के करेंगे। खुदा करे मुख्य घुराए, आप हर शय कुरान खनी सच करेंगे, सच के अलावा जो कुछ कर मेरे भाई इंसान में भी हूं, बड़ा कमजोर इंसान, लालची हर इंसान होता है। इतने ठाट बाट होम मिनिस्ट्री, उसके बाद CNW मिनिस्ट्री, अरबों रुपए का बजट, गाड़ियां मोटरें, आगे पीछे पुलिस, टाटू, ये बत्तियां, ये आदमी यूज टू हो जाता है। और ये जो कुर्सी जो घूमने वाली होती है ना जो हमारे ऑफिस में, इसको हर आदमी बहुत मिस करता है। तो यकीनन मैं मिस करूंगा अगर मतलब मेरे दोस्तों ने, मेरे मेहरबानों ने, मेरे बेनिफिटर्स ने मेरी बातें सच समझ के थोड़े से करेक्टिव मेजर्स दिए और ये किए, तो मैं इस पैदा मैं और पार्टियों से, और तो आता है ना कोई तरीके इस्तकलाल से आ गया, कोई GS का वहां से आ गया, कोई पलीजों की पार्टी से आ गया। मेरी पैदाइश पॉलिटिकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुई है और मैं इंशाअल्लाह मरूंगा भी इसी पार्टी में। मुझे जो हुआ वो जिस तरह नजर आ रहा है, जो इमरान फारूक के लिए जिम्मेदार है, डॉक्टर इमरान फारूक मरूम के लिए, जो कराची की स्ट्रीट पे छोटा सा खूबसूरत सा नीली आंखों वाला पठान बच्चे के कत्ल में जो लोग जिम्मेदार हैं, वही लोग मेरे कत्ल में भी शामिल होंगे और जिम्मेदार। अच्छा मिर्जा साहब, कत्ल में जो मुलव्विस हैं उनके आज आप नाम बता दें। किसका? मैं पॉलिटिशियन अपने को समझता था, लेकिन आई एम अ फेलियर पॉलिटिशियन। आई एम नो मोर अ पॉलिटिशियन, आई एम ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम टुडे। कातिल मैं उनको नहीं समझता,
लेकिन उन्होंने जो एक जियाले की हैसियत में उनको जिम्मेदारी दी गई थी वो पूरी करने में वो नाकाम रहे, बीबी का प्रोटेक्शन करने में। मेरी जान अभी युवा साहब आप कर्मी जो में सॉल्व नहीं करवा देगा। सीनियर सूबाई वजीर जुल्फिकार मिर्जा अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गई हैं। आपसे कुछ देर पहले कराची प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनका ये कहना था कि मैं जो भी कहूंगा मैं उस बात को ऑन करते हुए मैं कुरान पे हाथ रख के बताना चाहता हूं कि यहां कहीं एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने जो कुछ भी मीडिया में असेंबलियां जलसे जुलूसों में कहा है मैं उस तमाम बातों को मानता हूं। मैंने दानिस्ता तौर पर कभी भी कोई गलत बात नहीं की, हमेशा सच बोला है। और इसके अलावा ये भी कहना था कि मेरी नजर में और दिलो दिमाग में सब इंसान बराबर हैं। उन्होंने कराची के हालात के हवाले से कहा कि कराची के हालात में टारगेट किलर्स के साथ रहमान मलिक भी मुलविस है। रहमान मलिक का पूरा हाथ है टारगेट किलर्स को सपोर्ट करने में और कराची को तोड़ने में रहमान मलिक का हाथ है। इसके अलावा उनका यह कहना था कि मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ करूंगा कि रहमान मलिक टारगेट किलर्स के साथ मुलविस हैं, जबकि आर्मी चीफ को भी मैं तमाम प्रूफ दूंगा इस हवाले से। इसके अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुल्फिकार मिर्जा ने कहा कि मैंने अपने सारे खानदान को बता दिया है कि मैंने अब अपनी तमाम जिंदगी कराची के लोगों के लिए, मजलूमों के लिए डेडिकेट कर दी है। इसके लिए मुझे अपनी जायदादें, गाड़ियां, बंगले भी बेचकर मजलूमों का साथ देना पड़ा तो मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि पाकिस्तान के दुश्मन अपने इरादों में कामयाब हो जाएं, हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी, सच का साथ देना होगा। अल्ताफ हुसैन के हमारे से कहना था कि 2001 में अल्ताफ हुसैन ने टोनी ब्लेयर को खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आईएसआई को खत्म कर दें, इससे पहले कि आईएसआई मजीद उसामा बिन लादेन बनाए। जबकि इस हवाले से उनका जुल्फिकार मिर्जा का कहना था कि मुल्क को फौज और आईएसआई ने ही बचाया हुआ है। उन्होंने भी कहा कि पिछले कुछ माह में कराची की बिजली, पानी, भत्ता, बदअमनी के मामलात एक साइड पर रखकर ऐसा लगा था कि जुल्फिकार मिर्जा के रूप में उसामा बिन लादेन कराची में आ गया है। हर बात में जुल्फिकार मिर्जा का नाम लिया जाता था और मैं अपने बीवी, बच्चों, खानदान की जिंदगी हथेली पर रखकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। कराची के लोग, हैदराबाद के लोग मेरा साथ दें, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में जालिमों को शिकस्त होगी। कराची एक दिन फिर रोशनियों का शहर बनेगा। उन्होंने कहा कि बाबर गौरी जो कि एमक्यूएम के रहनुमा है, उन्होंने कहा था एक सहाफी को कि इतनी सिक्योरिटी पावर किसी ख्वाजा सरा को भी दे दी जाए तो वो भी बोल लेता है। अब बाबर गौरी देखेंगे कि ख्वाजा सरा कौन है। मैं अपनी एमपीए की सीट से रिजाइन करता हूं, सूबाई वजीर के ओहदे से और सिंध असेंबली के रुकनियत से इस्तीफा देता हूं और इसके बाद कराची के हालात के जिम्मेदार अब हुकूमत होगी, एमक्यूएम होगी और कराची में मौजूदा पार्टियां होंगी। जुल्फिकार मिर्जा ने कराची प्रेस क्लब में आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कराची के हालात की जिम्मेदार एमक्यूएम को करार दिया है और उनका यह कहना है कि कराची में टारगेट किलिंग में एमक्यूएम मुलविस है। जबकि अल्ताफ हुसैन ने 2001 में टोनी ब्लेयर को खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप आईएसआई को खत्म कर दें, इससे पहले कि आईएसआई मजीद उसामा बिन लादेन बनाए। और यह भी कहना था उनका कि मुल्क को इस वक्त सिर्फ फौज और आईएसआई ने बचाया हुआ है। जुल्फिकार मिर्जा ने कहा कि अल्ताफ हुसैन से उनकी मुलाकात हुई थी जिसमें अल्ताफ हुसैन ने उनको कहा था कि अमेरिका ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को तोड़ना है और हम अमेरिका का इस मामले में साथ देंगे, जबकि मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं बैठूंगा जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा। जुल्फिकार मिर्जा ने कहा कि मेरा पार्टी से कोई इख्तिलाफ ना है और ना होगा। मैं पीपल्स पार्टी में से हूं और पीपल्स पार्टी से ही रहूंगा और मैं अपनी जान हथेली पर रखकर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए आया हूं। जबकि उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अपने बीवी, बच्चों, खानदान की जिंदगी हथेली पर रखकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। जालिमों को शिकस्त होगी, कराची एक दिन फिर रोशनियों का शहर बनेगा। जुल्फिकार मिर्जा ने एमपी की सीट से सीनियर सूबाई वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सिंध असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने इस इस्तीफे का ऐलान कराची प्रेस क्लब में बैठकर दिया है।
सीनियर सूबाई वजीर जुल्फिकार मिर्जा ने अब से कुछ देर पहले कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पहली और आखिरी मरतबा सीरियसली मेरी बातों को गौर से सुने, संजीदगी से लें। मैं कुरान पाक पे हाथ रख के बताना चाहता हूं कि यहां कहे एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूं, और आज तक मैंने जो कुछ भी मीडिया में कहा, असेंबली, जलसे जुलूसों में कहा, उस हर लफ्ज को मैं ऑन करता हूं, मैं अपनी हर बात को मानता हूं। मैंने कभी दानिस्ता तौर पर कभी कोई गलत बात नहीं की, हमेशा सच बोला है, और मेरी नजर दिल दिमाग में हर इंसान बराबर है, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग है, चाहे वो सिंध का है, चाहे पंजाबी है या पठान है। मैंने कभी किसी में कोई फर्क नहीं किया। और कराची के हालात के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है कराची के हालात के हवाले से। टारगेट किलिंग में जो लोग मुलविस हैं, रहमान मलिक टारगेट किलर्स की सपोर्ट कर रहे हैं, उनका पूरा हाथ है टारगेट किलर्स को सपोर्ट करने में, और पाकिस्तान को अगर किसी शख्स ने तोड़ा तो वो रहमान मलिक होगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास आज जो कुछ भी है, खुदा ने इसका वसीला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को बनाया है, जबकि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के असूलों पर चलते हुए मैं जालिम को जालिम कहता था, कहता हूं और कहता रहूंगा। जब कोई जुल्म के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है, मैं जानता हूं मैंने अपनी जान हथेली पर रखी है, अपने खानदान की जान को हथेली पर रखकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। मेरा पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है और ना ही होगा। पिछले कुछ माह में कराची की जो सूरत हाल है, इसके तमाम जिम्मेदार एमक्यूएम है, जबकि उन्होंने ये कहा कि मुझ पर हर बात का इल्जाम डाल दिया था जैसे कराची में उसामा बिन लादेन पैदा हो गए जुल्फिकार मिर्जा के रूप में। जुल्फिकार मिर्जा ने कहा कि मैंने अपने बीवी बच्चों खानदान की जिंदगी हथेली पर रखे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। मेरी कराची हैदराबाद के लोगों से गुजारिश है कि मेरा साथ दें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में, जालिमों को शिकस्त देने में, और हम इंशाअल्लाह एक दिन जालिमों को जरूर शिकस्त देंगे और कराची एक दिन फिर रोशनियों का शहर होगा। बाबर गौरी के एक बयान के हवाले से उन्होंने कहा कि बाबर गौरी ने कहा था कि इतनी सिक्योरिटी पावर किसी ख्वाजा सदा को दीजिए तो वो भी बोल लेता है। अब मैं बाबर गौरी को ये दिखाना चाहता हूं कि वो ये देखें कि ख्वाजा सरा कौन है, और रहमान मलिक टारगेट किलर्स के साथ मुलविस हैं। मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ करूंगा कि रहमान मलिक टारगेट किलर्स के साथ मुलविस हैं, जबकि आर्मी चीफ को भी मैं इस हवाले से तमाम प्रूफ दूंगा। रहमान मलिक पैदाइशी झूठा है, और अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ खुदा न खास्ता तो रहमान मलिक से होगा। इसके अलावा उन्होंने भी कहते कि मैंने जिन टारगेट किलर्स को पार्टी को अपने खून से जो है रहमान मलिक पार्टी का खून पीता हमेशा सलामत रखे, अल्लाह आपके खानदानों को, बच्चों को सलामत रखे। हम पैदा हुए थे, हम कुरान से लगे हुए थे, हम कुरान से ऊपर आए जा सकते। हमने हुकूमत हमारी है, हमको हुकूमत की मदद करनी है और हमको हुकूमत के लिए काम करना है। सीनियर सूबाई वजीर जुल्फिकार मिर्जा से कुछ देर पहले अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने सिंध असेंबली की रुकनियत से अपने ओहदे से, अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है, जबकि उन्होंने कहा कि कराची के हालात के पीछे, टारगेट किलिंग के पीछे एमक्यूएम का हाथ है। जबकि अल्ताफ हुसैन के हवाले से उनका कहना था कि अल्ताफ हुसैन से उनकी जो मुलाकात हुई थी उसमें अल्ताफ हुसैन ने उनसे कहा था कि अमरीका ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को तोड़ना है, और मैं और मेरी पार्टी अमरीका के फैसले में, पाकिस्तान को तोड़ने में अमरीका के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जिन टारगेट किलर्स और दहशतगर्दों को कराची से सक्कर और जैकबाबाद और दूसरे शहरों की जेलों में मुंतकिल किया था, गवर्नर सिंह का जब प्लेन जैसे कराची में लैंड हुआ, उन्होंने सदर से कहकर उन तमाम टारगेट किलर्स, लैंड माफिया, भत्ता माफिया के लोगों को वापस बुलवा लिया।
मैंने पिछली मुलाकात में भी सदर वजीर आजम से कहा था कि मुझे 15 दिन का वक्त दें। मैंने 15,000 टारगेट किलर्स की लिस्ट दी थी और कहा था कि कराची में अमन कायम करूंगा और इसके लिए मैं अपनी तमाम जायदाद, अगर मैं ऐसा ना कर सका तो अपनी तमाम जायदाद पीपल्स पार्टी को देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी ये बात नहीं मानी गई। और इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है, अभी तक कराची में बदअमनी कायम है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर सूरत हाल में एमक्यूएम मुलविस है। ये भी उनका कहना था कि मैं नहीं मानता कि कराची हैदराबाद का 100% मैंडेट एमक्यूएम का है। पाकिस्तान की इस वक्त जो जनरेशन है जंजीरों में जकड़ी हुई है, मैं उन्हें जंजीरों से आजाद करना चाहता हूं और मेरी ये अपील है तमाम लोगों से कि जुल्म का खिलाफ आवाज उठाने में मेरा साथ दें। मैं कराची और हैदराबाद के लोगों को दावत देता हूं कि जुल्म के खिलाफ मेरा साथ दें। वली बाबर के कत्ल के हवाले से उनका कहना था कि वली बाबर को मैं बरमला कहता हूं कि एमक्यूएम ने मरवाया है। 5 टारगेट किलर्स थे जिन्होंने वली बाबर का कत्ल किया था और वो एमक्यूएम के टारगेट किलर्स थे जिन्होंने वली बाबर का कत्ल किया। इस हवाले से मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम प्रूफ मौजूद हैं। जुल्फिकार मिर्जा ने कराची प्रेस क्लब में से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और एमपीए की सीट से सीनियर सूबाई वजीर के ओहदे से सिंध असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए हैं जुल्फिकार मिर्जा। जबकि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के हवाले से उनका कहना था कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की अपनी मर्जी है, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, ना ही मैं पार्टी के खिलाफ जाऊंगा। आपसे कुछ देर पहले जुल्फिकार मिर्जा ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा